नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसमें कि आपको बताते चले कि हाथरस में सत्संग में हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में सेवेदारों की तलाश की जा रही है। 30 से ज्यादा लोगों को मामले में हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि कई राज्यों में भी छानबीन हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपको बताते चले कि जैसे कि आपको जानकारी है कि हाथरस में सत्संग के दौरान जो भीषण हादसा हुआ था उसमें 121 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, और जिसको लेकर अब लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है और जिसमें बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से लगातार छापामारी की जा रही है और जिसमें सेवादारों की तलाश कई जिलों में की जा रही है। आपको बताते चले कि यूपी के कई जिलों में सेवादारों की तलाश के लिए कई टीमें भी बनाई गई हैं और जिनको जिलों में भेजकर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई राज्यों में भी छानबीन जो है वो की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ था उसके बाद से ही बाबा जो है वो फरार हो गया था और उसके सेवादार भी जो है वो हाथ नहीं लगे थे, जो कि प्रशासन के ऊपर कई तरीके के सवाल भी खड़ा कर रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब प्रशासन की ओर से सख्ती बरती गई है और जिसमें लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और जिसके तहत तलाश जारी है, जिसमें सेवादारों के साथ साथ अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से हाथरस में दुखद हादसा हुआ है, इस पर कई तरीके से केंद्र सरकार को भी घेरा जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार को अब विपक्ष घेरने लगा है और जिसमें कि आपको बताते चले कि अखिलेश यादव की ओर से भी कहा गया है कि हादसे होते रहते हैं, लेकिन दुखद यह है कि जिस तरीके से यह घटना घटी है इसमें पूरे तरीके से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था। जो भी लापरवाहियां उस समय बरती गई थी, यदि वह ना होती तो शायद यह हादसा ना होता। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर संत जो है उसका अतीत होता है और हर पापी की एक कहानी होती है। हाथरस में भी 121 जो मौतें हुई हैं उसमें जिम्मेदार बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का भी अतीत है। आपको बताते चले कि उसके अतीत की ऐसी काली कहानियां छुपी हैं जिन्हें सुनने के बाद और जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर यूपी पुलिस का एक मामूली से कांस्टेबल अचानक से रोजमर्रा की जिंदगी के बाद इतना बड़ा और महान प्रतापी बाबा कैसे बन गया। दरअसल सूरजपाल सिंह जाटव कभी यूपी पुलिस का एक सिपाही हुआ करता था और इस दौरान लंबे समय तक उसकी पोस्टिंग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU में रही। आपको बताते चले कि लेकिन नौकरी के दौरान ही उस पर यौन शोषण का आरोप लगा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और इसी बीच जेल में यात्रा के चलते उसकी नौकरी भी छूट गई। आपको बताते चले लेकिन इस जेल में रहते हुए ना जाने कौन सा ज्ञान उसे मिला कि वह उसने बाबा बनने की ठान ली और जिसके बाद वह बाबा बन गया। जेल से बाहर आकर यौन शोषण के आरोपी पुलिस वाले से सीधा सत्संग करने लगा और जिसमें आपको बता दें कि उसकी ओर से उपदेश देने वाला संत बनकर वो सत्संग करने लगा और जिसके बाद आपको बताते चले कि विश्व भर में इस बाबा को भोले बाबा के नाम से जाना जाने लगा और इसी सत्संग के कार्यक्रम के चलते लाख अनुयायी जो है वो एकत्रित हुए और इस दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं। अधिकतर अनुयायियों की मौत दम घुटने के कारण हुई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और जिसमें उन पर साक्ष्य छुपाने और शर्तों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। कार्यक्रम में 2.5 लाख लोग एकत्रित हुए थे और जबकि आपको बताते चले कि केवल 80,000 लोगों के
ही एकत्रित होने की अनुमति ली गई थी। वहीं हाथरस में हुए हादसे के बाद मंगलवार देर रात अब भोले बाबा मैनपुरी के बिछवा कस्बा स्थित अपने आश्रम पर पहुंचे और तभी से पुलिस ने आश्रम की किलेबंदी कर दी। बाबा को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। हालांकि आश्रम के अंदर बाबा की मौजूदगी से पुलिस इनकार कर रही है। भोले बाबा का माया जाल इस तरीके से फैला था कि काफी लोगों का आज भी यही मानना है कि जो मृत हुए हैं ये अपने आप प्राकृतिक आपदा के कारण हुए। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी बाबा का दोष नहीं मान रहे हैं। तो इस तरीके से हम आपको लगातार इसकी पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट बता रहे हैं। वहीं अब मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं कि भोले बाबा का जो ये माया जाल था वो किस तरीके से फैला हुआ था, जिसमें कि आपको बता दें कि यौन शोषण का केस होने के बाद बाबा की नौकरी चली गई और जिसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि अब ये बाबा बनकर चमत्कार दिखाएंगे, जिसमें कि आपको बताते चले कि बाबा बन गए। चमत्कारी हैंडपंप से बीमारियां ठीक करने का दावा जो है वो बाबा की ओर से किया गया। कैंसर से बेटी की मौत हो गई तो घर में उसका शव रख लिया गया। 30 बीघा जमीन पर आलीशान आश्रम को बनवाया गया। सत्संग में बाबा के बगल में पत्नी नहीं बल्कि मामी बैठती है। तो कई तरीके के ऐसे सवाल हैं जो कि अब बाबा को सवालों के कटघरे में खड़े करते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ऋषभ मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो ऋषभ, जिस तरीके से अब बाबा कई तरीके के सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं, सबसे पहले मैं आपसे विस्तार से इस हादसे के बारे में जानना चाहूंगी। जी देखिए, अब तक इस हादसे में लगभग 100 लोगों से ज्यादा की मौतें तो हो ही चुकी हैं और ये आंकड़ा लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सूरजपाल और भोले बाबा के आश्रम पर अचानक आज ही रात मैनपुरी पुलिस ने छापेमारी कर दी है। ये जो है एक बड़ी खबर है आज की और एक ये बड़ी अपडेट है। इस दौरान एसपी सीओ और वहां पर साथ में पुलिस की टीम आश्रम में पहुंची थी। पुलिस की टीम जब आश्रम के अंदर करीब 1 घंटे से ज्यादा तक रही, अफसर जब बाहर निकले तो कहने लगे कि हम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था देखने आए थे, बाबा अंदर नहीं है। अंदर 50 से 60 महिला पुरुष श्रद्धालु हैं जो इस आश्रम में अमूमन आज रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पुलिस का ये कहना है कि हम जो गए थे वो सुरक्षा व्यवस्था को देखने गए थे और यहाँ पर बाबा नहीं है। तो अभी भी बाबा सीधा चल रहा है, फरार चल रहा है और पुलिस जो है उसकी पूरी तरह से उसके पीछे लगी हुई है, लगातार उसे ढूंढती रही है। भाई इस मामले से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज होगी मची थी, मतलब जो हादसा हुआ था उस वक्त जो भगदड़ मची थी और सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें बाबा की भी गाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें बाबा बैठा था। भगदड़ होने के बाद बाबा इसी कारण फुटेज जो है वो सामने आई है। जल्दी आ रही न्यूज पे वो फुटेज भी कचरों के सामने लेके आई जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तो ब्लैक कमांडो बाबा के साथ में थे। अपराध हुआ, गुजरने से पहले ही उसकी आर्मी निकलती है, यानी पहले काफिला जो होता है, आप ये समझिए कितना बड़ा एक तरह से साम्राज्य बना रखा है। पहले आर्मी निकलती है, वो पूरा मुआयना करती है, उसके बाद जो है बातों निकाला जाता है। जांच में ड्यूटी पुलिस की कॉल डिटेल भी एक सामने आई है और इस कॉल डिटेल के मुताबिक उसमें पता चला है। बिल्कुल ऋषभ, इस बीच जो है जिस तरीके से आप अपडेट सामने आ रहा है जिसमें कि आपको बताते चले कि मामले में एफआईआर दर्ज तो की गई लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम जो है वो कहीं भी लिखित नहीं है। तो इसको लेकर भी प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से लगातार इस तरीके की सफाई दी जा रही है कि हमारी ओर से 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब
सत्संग हुआ और सत्संग पर भीड़ उमड़ने लगी तो जो ये आंकड़ा था वो 2.5 लाख के पार हो गया। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2.5 लाख की भीड़ का अंदाजा पुलिस वालों को नहीं हुआ? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस वालों की ओर से, पुलिस और प्रशासन की ओर से सफाई दी जा रही है कि 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी और उसी के हिसाब से तैयारियां की गई थी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि 80,000 से ऊपर का आंकड़ा जा रहा था और आंकड़ा 2.5 लाख के पार कर गया तो क्या यह भीड़ प्रशासन को नजर नहीं आई? एक बार फिर से हम मेरे सहयोगी ऋषभ के पास चलते हैं। तो ऋषभ, जिस तरीके से इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बाबा का नाम दर्ज नहीं है। देखिए, बाबा का नाम तो दर्ज ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी इस पूरे कांड में जो कमी, जो चूक मानी जा रही है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मानी जा रही है। क्योंकि जिस कदर से अब वीडियो सामने आ रही है उसमें जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, तो वाकई में हजारों क्या लाखों की संख्या में भी लोग हो सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो सवाल यही उठ रहे हैं कि पुलिस ने ठीक तरह से मुआयना क्यों नहीं किया, वहां पर पहले से ही एम्बुलेंस क्यों मौजूद नहीं थी, वहां पर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था अच्छी तरीके से क्यों नहीं थी, किस तरह से अधिकारियों ने आयोजन करने की परमिशन दे दी। और सवाल ये भी उठते हैं कि अगर बाबा के आयोजन में इस तरह की भीड़ पहले भी जुटी आई है तो फिर क्यों इस आयोजन को प्रशासन ने हल्का फुल्का समझा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस पूरे केस में एक पुलिस के हाथ से नया सुराग लगा है। दरअसल हादसे के बाद जो पुलिस जांच में जुटी हुई है उसकी एक कॉल डिटेल खंगाली गई है, जिसमें पता चला है कि 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन गया था, जिसमें संबंधित उसको इस हादसे की जानकारी दे दी गई थी। मतलब 2:48 पर वो फोन गया, उसमें बाबा को जानकारी दे दी गई थी। इस कॉल के दौरान 2 मिनट 17 सेकंड के बीच बातचीत हुई थी। जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि भोले बाबा 1:40 पर घटना स्थल से निकल गया था और 2:48 पर उसको ये खबर मिल गई थी। इसके बाद 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में इसी दौरान 3 नंबर पर बाबा से बातचीत हुई है। मतलब बाबा से बातचीत होती रही है लगातार, और जिसमें पहला नाम जो आ रहा है वो महेश चंद्र का एक शख्स है, उसका नाम आ रहा है जिससे 3 मिनट बात की गई है। दूसरा नाम जो आ रहा है वो आ रहा है संजय यादव का, जिससे 40 सेकंड बात की गई है। तीसरा नाम जो आ रहा है वो रंजना का आ रहा है, जिसमें करीब 11 मिनट 33 सेकंड बात की है। गौर करने की बात यह है कि इसका आयोजन देव प्रकाश की पत्नी है, उनके तहत देव प्रकाश ने की थी। इसके अलावा अन्य 2 नंबर आयोजक सभी ठीक है। इन्हें भोले बाबा कहाँ बताया जाता है, जानने सामने आया है कि 4:35 के बाद भोले बाबा का फोन ऑफ हो गया और फिर अभी तक ऑन नहीं हुआ है। ये बड़ा सवाल है कि बाबा के पास जानकारी पहुंच गई थी। अगर बाबा गुनाहगार नहीं है, बाबा अपने आप को किसी तरह का दोषी नहीं मानता, फिर वो पुलिस को पुलिस से क्यों मीडिया से भाग रहा है। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें बाबा के जो समर्थक होते हैं, जो बाबा के भक्त बनाए जा रहे हैं, कुछ जो उसके मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे, उन लोगों के हाथ में हथियार देख गया है और तो सीधे सीधे मीडिया को धमकाने की कोशिश कर रहा है, यानी मीडिया को गिराने की कोशिश से रोका जा रहा है बाबा के आश्रमों पे भी। और लगातार वहां के जो जिस तरीके से उसने एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स जो बना रखे हैं, वो लगातार मीडिया को जो है वो साफ तौर पर कवरेज करने से भी रोक रहे हैं। ऋषभ, आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि बाबा दावे करते हैं बड़े बड़े चमत्कारों की, लेकिन आखिर ये कैसे बाबा हैं जो कि अपने श्रद्धालुओं को काल के गाल में सबाने के बाद अंतर्ध्यान हो गए? तो इसको लेकर, इनके चमत्कारों को लेकर आखिर क्या हकीकत है? जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले तो बाबा का जो है पहले भी एक क्रिमिनल का इतिहास रह चुका है। 2000 में ये तकरीबन गिरफ्तार हुआ था, दिसंबर 2000 में, और ये इस पर एक मामले में एफआईआर हुई थी। सूरजपाल सहित 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। साक्ष्यवाद के कोर्ट पर सबको बरी कर दिया गया था। मैं आपको बता देता हूँ, एक बच्ची को बाबा ने गोद ली थी जिसको कैंसर था। एक दिन अचानक वो बेहोश होने के बाद सुबह भोले बाबा के अनुयायियों ने कहा कि भोले बाबा उसको ठीक कर देंगे, यानी
ये पहले भी एक झांसे में देता रहा है कि बच्ची को ठीक कर देंगे, लेकिन जब ये बच्ची को ठीक नहीं कर पाया तो फिर उस मामले में इस पर केस हुआ था। यानी ये दावा करता है कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो बाबा के समर्थकों पे भी उठ रहा है। इतना बड़ा कांड हो गया, बाबा अभी तक अपने भक्तों से मिलने नहीं आया, तो क्यों वो बाबा को भगवान की तरह पूज रहे हैं? दरअसल देखिए, हादसे का कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए भागा था। अब ये भक्त जो है बाबा को अभी भी दोषी नहीं मान रहे हैं किसी भी तरीके से। अगर ये बाबा सच में चमत्कारी होता, ये भगवान से इसका कोई तालमेल होता या ये खुद भगवान होता तो इतना बड़ा हादसा शायद नहीं होता। तो ये चीजें लोगों को जरूर समझनी चाहिए कि वो सिर्फ एक इंसान है जो एक छल कर रहा है, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है और भगवान के नाम पे इस हमारे देश की जनता को सीधा सीधा मूर्ख बना रहा है। और सरकार को भी कहीं ना कहीं बाबा पर ये जांच का विषय है कि इस तरह से कोई हमारे देश की भोली वाली जनता को धर्म के जाल में या फिर भगवान के नाम पर कैसे फंसा सकता है। देखिए, यहाँ पर बाबा के केस में सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ा सवाल देखिए एक ये भी खड़ा हो रहा है कि बाबा जो है काफी ज्यादा पैसे वाला बताया जा रहा है, काफी ज्यादा इस पर जो है संपत्ति बताई जा रही है, जबकि लोगों का कहना है कि ये अभी तक पैसा वगैरह नहीं लेता है। पर मैनपुरी के बिछुआ आश्रम जो है वो 21 बीघे का है। 3-4 साल पहले बाबा ने मैनपुरी में आश्रम बनाया है। आश्रम में बाबा खुद 6 कमरों में रहता है। 6 कमरे बाहर की तरफ कमेटी के सदस्य और सेवादारों के लिए बने हैं। एक टीन सेट डाला गया है जहाँ खाना बनाया जाता है। तो ये देखिए कि इसने कितना बड़ा एक तरह से पूरा साम्राज्य तैयार कर रखा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा आश्रम और ये इतनी करोड़ों की संपत्ति है बाबा पर ये बताई जा रही है, तो ये कहाँ से आई है? ठीक है ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से जो बाबा के द्वारा एक माया जाल फैलाया गया है और जिसके अंतर्गत अब इतनी जनता जो है उसका अंधविश्वास हो चुका है कि इतने बड़े हादसे के बाद लोग बाबा को गुनहगार नहीं मान रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुना देते हैं। इंसिडेंट, leader of opposition in the Lok Sabha is planning to visit Hathras. He will go to the Hathras and he will interact with the people, those who are affected. Then official response will be there. You are now talking as Prime Minister has officially spoken about Manipur. Last 1.5 years, entire country is waiting for reaction. Day before yesterday, why the Parliament stuck? Only because of this issue. One member of Manipur. We asked for 5 minutes for a member of Manipur. We asked for 5 minutes for a member from Manipur. Lok Sabha member from Manipur. Before speaking, we asked the Prime Minister, before you speaking, at least hear the voice of Manipur. देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने ADG आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में
उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। देखिए जांच क्या चल रही है, आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पे सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। देखिए आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो। मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से, कितनी जान गई है वो भी आप नहीं बताओगे, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठप हुए, ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए बस। जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप। जाने आप कब गए, जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहां पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं। आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी। तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। देखिए कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती इसमें। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो सवाल पूछा था अभी एक हमारे पत्रकार साथी ने, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि असम से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि असम में बाढ़ से पूरे तरीके से बुरा हाल हो चुका है। अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चले कि असम में बाढ़ से करीब 16 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं सभी नदियां। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके के हालात असम में इस समय बने हुए हैं वो बेहद ही भयावह हैं, और जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि असम में बाढ़ के हालात इस कदर अब बिगड़ते जा रहे हैं कि लोगों के मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते चले कि बाढ़ के कारण अभी तक 48 लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जो भी नदियां हैं वो उफान पर हैं, और सभी नदियां जो खतरे का निशान है उससे ऊपर बह रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि असम से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि असम में लगातार बाढ़ से अब हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। लोगों का जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि पूरे इलाके में पानी भर चुका है, और बाढ़ के पानी से पूरे तरीके से इलाका जलजमाव की स्थिति में है। और आपको बता दें कि इस आपदा के कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, और जिसमें 16 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश भर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।